नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग कैटेगरी के बारे में जो डेट और इक्विटी का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इक्विटी में पैसा लगाने से घबरा रहे हैं या डेट में समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्वेस्ट करें ना करें, तो ये आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है बालसरन गुप्ता और मैं हूँ आपका फाइनेंशियल गाइड, आपका फाइनेंशियल कोच अपने चैनल V6 अर्थ ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में, इनके फायदे, इनके नुकसान क्या हैं, इसमें कितने टाइप्स के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इनका टैक्सेशन जो कि लेटेस्ट 2025 के अनुसार है। तो आइए समझते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। देखिए, ये फंड्स ऐसे हैं जो आपका पैसा इक्विटी यानी शेयर्स, डेट यानी कि बॉन्ड्स या इन दोनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन तो मिलता है, साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी मिलती है। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फंड मैनेजर एक प्री डिसाइडेड एलोकेशन के हिसाब से इस पैसे को डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन भी मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स और फीचर्स की। सबसे पहला, ये आपको एक बैलेंस अप्रोच प्रोवाइड करता है जहां पर आपको ग्रोथ और सेफ्टी का कॉम्बिनेशन मिलता है। दूसरा, ये आपको डाइवर्सिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है क्योंकि आप अलग अलग एसेट क्लास में एक तयशुदा प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, यहाँ पर मॉडरेट रिस्क होता है जो कि इक्विटी से कम और डेट से थोड़ा ज्यादा होता है। और चौथा, ये ऐसे मॉडरेट या न्यू इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो इक्विटी के रिस्क से घबराते हैं और मार्केट वोलेटिलिटी भी उनको तंग करती है। और पांचवा, इसमें रीबैलेंसिंग होती है जहां पर फंड मैनेजर्स मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो इक्विटी और डेट के रेशियो को रीएडजस्ट करता रहता है। तो फीचर्स तो हो गए, अब आइए समझते हैं कितने प्रकार के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसकी अप्रोच थोड़ी सी कंजर्वेटिव है। यहाँ पर हम 10 से 25% इक्विटी और 75 to 90% डेट में इन्वेस्ट करते हैं, जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और एक कंजर्वेटिव रिटर्न देने की कोशिश करता है। साथ ही साथ इक्विटी की ग्रोथ का फायदा भी उठाने की कोशिश करता है। दूसरे नंबर पे आते हैं बैलेंस हाइब्रिड फंड्स। ये वो फंड्स हैं जहां पर डेट और इक्विटी एक संतुलित मात्रा में कंबाइन होते हैं, जहां पर 40 to 60% इक्विटी, वहीं दूसरी तरफ 40 to 60% डेट में इन्वेस्ट होता है। यहाँ पर डेट और इक्विटी का एक बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। फिर आते हैं अग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये थोड़ी अग्रेसिव स्टाइल में मैनेज किए जाते हैं। यहाँ पर 65 to 80% इक्विटी और 20 to 35% डेट में इन्वेस्ट होता है। यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होता है और रिस्क भी थोड़ा मॉडरेट से ज्यादा होता है। फिर आते हैं डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जहां पर इक्विटी और डेट को मार्केट कंडीशन के हिसाब से डायनेमिकली मैनेज किया जाता है, यानी कि कभी भी 0 से 100% इक्विटी और 100 से 0% डेट। और ये फंड मार्केट की हर कंडीशन में एक बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बनाया गया है। फिर आता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड मिनिमम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है, जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, रीट या एनवीटी। इन सभी एसेट क्लास में मिनिमम 10% का एलोकेशन कंपलसरी है और ये आपको एक परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन देता है। फिर आते हैं आर्बिट्राज फंड। ये फंड आर्बिट्राज स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जहां पर मिनिमम 65% इक्विटी एलोकेशन कंपलसरी है, लेकिन पोजीशंस हेज रहती हैं। ये डिफरेंट मार्केट के प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाता है, इसीलिए इसमें रिस्क भी थोड़ा कम होता है और ये टैक्स एफिशिएंट भी होते हैं। और इसमें डेट पोर्शन सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और रेपो में इन्वेस्ट करता है। फिर आते हैं इक्विटी सेविंग्स फंड्स, जहां पर इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज की हेज स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें इक्विटी का कॉम्बिनेशन 65% और डेट का मिनिमम एलोकेशन 10% होता है और आर्बिट्राज को हम हेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर हाँ, याद रखें, इक्विटी और नेट हेड पोजीशन 15 से 40% के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज या रिस्क पर। तो सबसे पहला रिस्क है मार्केट रिस्क।
क्योंकि इसमें इक्विटी में कुछ पोर्शन इन्वेस्ट होता है तो मार्केट के अप और डाउन का इस पर भी असर पड़ सकता है। इसके बाद है इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन डेट में इन्वेस्ट होगा तो इंटरेस्ट रेट के अप एंड डाउन होने पर यानी कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने पर भी इस पर इंपैक्ट आ सकता है। इसके बाद है रीबैलेंसिंग रिस्क। कभी कभी फंड मैनेजर की रीबैलेंसिंग की टाइमिंग में या एलोकेशन में मिसमैच हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में समझेंगे इसके टैक्सेशन, सूटेबिलिटी और भी बहुत कुछ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल या क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट्स में उन्हें जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियोस में उनको जरूर कवर करूं और आपके सवालों का जवाब भी दूं। और हाँ, ऐसे ही सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल कंसेप्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।